I welcome you all to the STEM Institute and the last class of Physics बच्चों की जो कि मई जून 2026 तक थे एस लेवल की। उम्मीद है हम आगे भी इकट्ठे पढ़ेंगे। तो अभी तो हमारी लास्ट क्लास है इस बैच की 2026 की। तो लास्ट क्लास को कंडक्ट करवाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं। A cathode ray oscilloscope displays a square wave as shown. Displays. Okay. The time base setting is 0.2 meter second per division. What is the frequency of square wave? तो पहले तो उसने 0.2 मीटर पर सेकंड की उसने टाइम बेस सेटिंग की हुई है। और बॉक्सेस कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो मतलब 6 है और 0.2 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स पर। तो एक होगा 1 ये एक उसकी फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड होगा 1.2 × 10⁻³ तो F इज़ इक्वल टू 1/t होता है। तो F हमारा आ जाएगा 1 इसको नीचे डिवाइड करेंगे 1.2 × 10⁻³ का इन्वर्स क्या होगा 833.3333। तो ये इसका आंसर होगा। तो ये क्या है 833.3। ठीक है। नाउ आकार एक्स। अच्छा एक और बात, इस जो ये पार्ट है इसके अंदर ग्राफ बहुत हैं, इंतहा से ज़्यादा तो इसके अंदर ग्राफ हैं। तो ग्राफ इसमें बहुत हैं। सॉरी आई डोंट नो कि ये बाहर ही चला गया था, मतलब ये PDF बैक पे हो गया था। तो चलो ऐसे मैं बता रहा था कि इस जो पार्ट है पार्ट 8 की ये फुल ऑफ ग्राफ है। इसके अंदर ग्राफ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। तो अगर ग्राफिंग का आपका मसला है तो फिर आप ग्राफ भी आपके सही हो जाएंगे। ठीक है। नाउ अभी हम पहले इसको तो देखें। A car accelerate through a straight line with a constant acceleration। constant acceleration है और from rest है। which graph best represent the variation of momentum p of the car with the distance s traveled by the car। अच्छा अब इसमें मोमेंटम हमने डिफाइन वो देखनी है कि कितना उसका एक्सेलरेशन वो उसका डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या ताल्लुक़ है। ठीक है। नाउ उसने पहले हम तो 2as = v² - u² से पहले ये निकाल लेते हैं। तो u² तो होगा 0 क्योंकि ब्रेस्ट से हो रहा है। तो v² कितना होगा? v हमारा होगा 2as। नाउ अब हमारा मोमेंटम, क्योंकि हमारा मोमेंटम mv होता है इस वजह से हमने v निकाला है। ठीक है। तो हम p = m2as कर लेते हैं। तो हमारे जो ग्राफ हैं वो ये ऐसे हैं। तो मतलब P इज डायरेक्टली यानी कि PM2a और S के साथ ग्राफ बना यानी कि y = mx का होगा। तो मतलब ग्राफ शुरू तो होना चाहिए क्या आता है ओरियन से शुरू होना चाहिए, क्योंकि +c तो है नहीं, +c तो ये 0 है। तो इस वजह से ओरियन से शुरू होना चाहिए, जिसकी वजह से ओरियन नहीं है तो ये नहीं होगा। और ग्राफ क्योंकि स्क्वायर रूट का है तो कांस्टेंट भी नहीं होगा। और ये ना स्क्वायर का ग्राफ है P, और अगर S का स्क्वायर होता तो ये होता। तो इस वजह से ये नहीं है। और ये जो है ये P S का √ का है। इसका मतलब पता क्या है कि पहले तो ये बढ़ता जाएगा √ एट द पॉइंट एक ऐसा होगा जहाँ पे ये सेम होता जाएगा √ ठीक है। नाउ 4 combination of the vector are shown, each representing all the forces acting on an object। अच्छा इधर ऑब्जेक्ट वाले मेरे ख्याल से क्रॉप हो गई है, तो एक ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रही है। दी ऑब्जेक्ट इज आल्सो इन इक्विलिब्रियम में है। मतलब ये इसको तो यानी कि ये जो ये है इनको एक दूसरे के चलते होना चाहिए ऐसे। ठीक है। तो इसको देख लेते हैं पहले। इसका इसने एक ग्राफ तो बनाया हुआ है यूँ, फिर दूसरे को बनाया हुआ है यूँ, फिर इसने ये वाला कंटिन्यूस नहीं है इक्विलिब्रियम वाला, इसने हेड टेल से हेड तक बना दिया है और हेड टू हेड बना दिया है।
तो ये तो नहीं होगा क्योंकि इसने हेड, ये हेड है, इसने हेड और हेड का बना दिया है, और ये टेल है, ये जा रही है, ये नहीं होगा। अच्छा अब बी को देख लेते हैं, बी का क्या है, ये तो पहले ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, तो इसको होना चाहिए था इस तरह से, इसको इस तरह से होना चाहिए था, यानी कि जैसे ऐसे होता है ना, तो इसको इस तरह से होना चाहिए था। ये इस तरह से नहीं है तो फिर ये भी नहीं होगा। इसमें क्या होगा, इसमें ये क्यों, ये कैसे होगा, इसको देख लेते हैं। तो ये जो है इसको होना चाहिए था इस तरह से, इस वाले को ना इधर होना चाहिए था, इधर होना चाहिए था, या फिर मेरे ख्याल से इसको होना चाहिए था, नहीं रुके, हाँ जी इधर ही होना चाहिए था, इसको होना चाहिए था इधर, तो ये बन जाती चीज़ें आगे वाली। तो ये तो नहीं होगा, ये होगा क्योंकि कंटिन्यूस है, ये ऐसे होगा ना, ऐसे होगा और ये ऐसे होगा। तो इसका रिजल्टेंट क्या बनेगा, इसका रिजल्टेंट इस तरह से बनेगा। इसका रिजल्टेंट कैसे बनेगा, इसका रिजल्टेंट पता कैसे बनेगा, इसका रिजल्टेंट अंदर की तरफ बनेगा। जैसे ये था ना, इसका रिजल्टेंट अंदर की तरफ क्यों नहीं बन रहा था, क्योंकि दोनों आउट हैं, ठीक है, और दो, एक इनवर्ड है तो दूसरा आउट है। तो इसमें एक यानी कि इसमें ऐसे है और ये ऐसे है, तो जाहिर सी बात है इसका ऐसे होगा। तो फिर इस वजह से ये ऐसे है ना, तो ये अगर इधर इधर भी एडजस्ट हो जाता ना तो फिर ये ऐसे होता, इस वजह से इसका डी होगा। नाउ 18 a ball is dropped from the rest and falls toward the ground. Air resistance is negligible. Which graph shows the variation with speed of the height of the ball above the ground? अच्छा, स्पीड और हाइट ऑफ द अबव द ग्राउंड का वो रिलेशन हो रहा है। तो मतलब बॉल फॉल फ्रॉम द ग्राउंड, तो इसका मतलब क्या है, ई पी जी पी ई जो होती है वो जितनी लॉस्ट कर रही है उतनी के पी ई बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक पोटेंशियल कह रहा था। अच्छा तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले तो टॉप पे एम जी एच था, और मैं इसको ऐसे कर देता हूँ एम जी एच माइनस एच, ये हो गया, ठीक है, और ये होगा 1/2 एम वी स्क्वायर, एम से पहले कैंसिल कर देता हूँ। तो हाइट ऑफ द ग्राउंड की हमें चाहिए, तो इसको मैं क्या करता हूँ एम, रुके इसको मैं किधर लिखूँ, जगह है नहीं, इसको मैं इधर ही लिख लेता हूँ, इधर लिख लेता हूँ, जी एच माइनस जी एच इज इक्वल टू 1/2 एम वी 1/2 वी स्क्वायर। तो इसको इधर भेज देता हूँ, इसको उधर भेज देता हूँ। तो अब इसके बाद क्या होगा कि जी एच इज माइनस 1/2 वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी छोटा एच। तो ये अब एच जो है ये कैसे होगा, ये अपना जी को डिवाइड करवा देगा, तो जी एच डिवाइड बाई जी क्या होगा, ये जी से कैंसिल हो जाएगा, -1/2 जी वी स्क्वायर हो जाएगा, और जी एच इज इक्वल टू एच माइनस 1/2 जी वी स्क्वायर, यानी कि वी स्क्वायर पे एक्स होगा, ठीक है। तो मतलब इसका क्या है कि ग्राफ अब कैसे बन रहा है, y इज इक्वल टू एक्स एम प्लस सी, मतलब कि ग्रेडियंट तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव ग्रेडियंट वाले होंगे ऑप्शन, ये तो नहीं होगा, और फिर y इंटरसेप्ट भी है, तो ये तो बिल्कुल ना होता, ये y इंटरसेप्ट तो होना चाहिए था ये। अच्छा अब ग्राफ जो है वो है y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो इसका जो y है h इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसका h जो है वो क्या है, y इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर, और वो भी नेगेटिव का। तो मतलब ये इस तरह से होना था, ये कांस्टेंट है, ये लीनियर ग्राफ है, ये स्क्वायर राइज का ग्राफ है। इसका मतलब क्या है, पहले ये 0 था, फिर ये बढ़ता जा रहा है, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी पे जा रहा है। नाउ अब क्या होगा, द सेल ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF E and the internal resistance R is connected to a resistor of resistance R
अ मैक्सिमम पावर P कैन बी डिसिपेटेड बाय द रजिस्टर विदाउट ओवर हीटिंग, ठीक है। नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E इफ द रजिस्टर R डज नॉट ओवर हीट। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E क्या होगी, IR प्लस IR। तो इसमें ये वाले ऑप्शन क्यों नहीं है। अच्छा, इसमें पावर मेरे ख्याल से हाँ पावर इन्वॉल्व है P की तरह, हाँ मैक्सिमम पावर। तो P क्या होता है, इज इक्वल टू आई स्क्वेयर R होगी ना P। तो I होगा P ओवर R, ठीक है। तो इसका मेरे ख्याल से यही ही होगा, ऐसे होगा। और उसमें आई नहीं है ना ऑप्शन में, तो इसमें तरफ आई को हमें वो बनाना होगा, आई को हमें सब्सटीट्यूट करना होगा, IR प्लस R। तो हम आई की जगह पे क्या लिख देंगे, P ओवर R इंटू R प्लस R। तो हमारा ये वाला ऑप्शन किधर आ रहा है, R-R आ रहा है, ये इधर ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये नहीं होगा, ये इधर आ रहा है, ठीक है। हमारे अब कितने पेज रहते हैं, 4 5 6। चलो भाई आगे करते हैं अब। नाउ स्पीड, अच्छा ये बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था जो उन्होंने बोला था। उन्होंने कहा है कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तो इसमें क्या है देख लेते हैं, पता नहीं क्या है इसमें ऐसा। अ कार X इज़ ट्रैवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड U along the straight horizontal road at time t is equal to 0. A second car Y is a distance DO, ठीक है। Now behind the car X, अच्छा DO इसमें इनका डिस्टेंस है, ठीक है। Now at a speed V in the same direction, speed V is less than speed U। अच्छा ये स्पीड लेस है देन U के, ये यानी कि ज़्यादा है। तो मतलब क्या होगा, यानी कि फॉर एन इंस्टेंट इस ये ज़रूर आगे चला जाएगा, जिसकी वजह से DO फॉर इंस्टेंट बढ़ जाएगा। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 कार बिगिन टू एक्सेलरेट विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन कार Y, ठीक है। नाउ अच्छा ये क्या कह रहा है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन यानी कि V जो है वो स्लोली इंक्रीज करेगा, लेकिन पहले तो उसकी उतनी होगी फॉर मोमेंटरीली। एट कार Y ओवरटेक कार X एट टाइम t इज इक्वल टू बड़ा T, विच ग्राफ शोज द वेरिएशन विद टाइम t ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द कार। अच्छा मैंने आपको क्या कहा था, फॉर एन इंस्टेंट जैसे ही वो रेस 1 2 3 स्टार शुरू होगा तो वो फॉर एन इंस्टेंट ये ज़्यादा आगे निकल जाएगी, जिसकी वजह से इसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये ऐसे ये तो नहीं होगा क्योंकि वो सीधा नीचे जा रहा है। और फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ऐसे होगा कि इसका जो फिर इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ करने लग जाएगी। तो वेलोसिटी जब DO/dt जब वेलोसिटी इंक्रीज़ करने लग जाएगी, V वाली कार Y की वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी, जिसकी वजह से उसका इनका ग्रेडियंट वो होना चाहिए, इंक्रीज़ करना चाहिए। अब इसमें ग्रेडियंट क्या है, ये पहले ग्रेडियंट थोड़ा फिर 0 हो गया, फिर ये बढ़ता गया मैक्सिमम पे जा रहा है। इसमें क्या आ रहा है, 0 है, फिर बढ़ता जा रहा है, फिर 0 पे जा रहा है। ये तो नहीं होगा, ये होगा इस वजह से। द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ सब्जेक्ट इज स्लोली इंक्रीज्ड, विच ग्राफ शोज द वेरिएशन विद टाइम t ऑफ द मोमेंटम p ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हम देखेंगे कि इसका कौन सा ग्राफ बन सकता है। P और T का आपस में लिंक है और रिजल्टेंट फोर्स, अच्छा P और T और रिजल्टेंट फोर्स में ये वाला है, तो मतलब इनका जो ग्रेडियंट होगा वो F को शो कर रहा होगा। तो वो क्या कह रहा है कि F क्या हो रहा है, स्लोली इंक्रीज़ हो रहा है। तो मतलब ये स्लोली इंक्रीज़ तो ये तो नहीं होता, स्लोली इंक्रीज़ में कोई कर्व बनेगा, ये इसका मतलब है कांस्टेंट इंक्रीज़ तो नहीं है, स्लोली इंक्रीज़ कह रहा है। तो ये अब देखते हैं ग्रेडियंट इसका इंक्रीज़ कब करता है। ये मैक्सिमम है, फिर ये तो लोअर पे जा रहा है, ये नहीं होगा। और ये भी मैक्सिमम है, ये तो लोअर, ये भी लोअर पे जा रहा है, ये भी नहीं होगा। ये मैक्सिमम पे जा रहा है, इसका ग्रेडियंट बढ़ता जा रहा है, टेंजेंट बढ़ा रहे हैं ना, तो फिर ग्रेडियंट बढ़ता जा रहा है। नाउ
क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि अ थिन हॉरिजॉन्टल बीम एक्स वाई इज फ्रीली हिंग्ड एट अ पॉइंट वाई टू अ वर्टिकल वॉल. द बीम इज हेल्ड स्टेशनरी बाय अ केबल एक्स जेड which is attached to the wall at a point Z. The beam supports a weight W at point X. The forces in the cable and the beam are Fc and Fb respectively. Which vector triangle represents the force acting on a point at X? अच्छा, पॉइंट X पर हमारा कौन सी फोर्स बन रही है? तो पॉइंट X पर जाहिर सी बात है फोर्स वेट तो डाउनवर्ड ही होती है, वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होती है। तो ये इसका ऑप्शन में जो है बी तो काट ही दो, क्योंकि बी में क्या आ रहा है, वर्टिकली नहीं है, डाउन नहीं है, और ये भी वर्टिकली डाउन नहीं है। और ये जो ये होती है क्या कहते हैं, टेंशन। अब टेंशन देख लेते हैं, ये अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट होगी, क्योंकि एक्स पे पकड़ा हुआ है तो उसने ऑब्जेक्ट के अवे होगी, तो एफ सी यानी कि अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट होगी, सीलिंग की तरफ होगी। और ये नहीं, ये होगी, हाँ ये होगी, मतलब ये सही है और ये भी सही है। नाउ एफ बी और एफ बी में है, तो जब हम इसको उसकी तरफ वो करेंगे तो ये इसको इसकी तरफ खींचेगा, ठीक है, इस वजह से एफ बी होगा, ठीक है। नाउ द टू प्रोग्रेसिव वेव मीट एट फिक्स्ड पॉइंट पी. The variation with time t of the displacement of the each wave at a point P is shown in the graph. What is the phase difference between the two points? अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कोई ऐसी जगह पे पॉइंट्स निकालेंगे जिसके साथ उनके क्या होता है, रेशियोज भी निकालेंगे हम। तो हम क्या करते हैं कि कोई दो ऐसे पॉइंट्स निकाल ही लेते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, हम पकड़ते हैं किस किस दो पॉइंट्स को पकड़ें, या इनको पकड़ लो या फिर आप इनको पकड़ लो, क्योंकि ये दोनों ग्राफ में एक ही पॉइंट्स हैं। तो इन दोनों की डिफरेंस क्या आ रहा है, 0.3 आ रहा है, और इसका भी डिफरेंस 0.3 आ रहा है। 0.3 डिवाइड बाय, अब टोटल कितना डिस्टेंस है उसका, 0.8 इज इक्वल टू थीटा हमने निकालना है, और एक उसकी वो होती है 360, तो इसको मल्टीप्लाई करवाओ तो क्या आता है, 0.3/8 मल्टीप्लाई बाय 360 इज आंसर 135. नाउ a conductor consists of 3 wires connected in series. The wires are all made of the same metal but different cross sectional areas. ये बात उसने अच्छी बता दी है कि डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरियाज़ हैं। तो मतलब अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज़ कर रहा है तो इसकी क्या होगा, वो आपको भी बताते हैं। R इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी L/A। अच्छा, इसकी अब देखते हैं आगे क्या है, पॉइंट Y ऑन दी कंडक्टर इज़ एट ज़ीरो पोटेंशियल। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि इसमें पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है, पोटेंशियल में ड्रॉप आ रहा है। तो मतलब V इज इक्वल टू आई आर के तहत, ये ओम लॉ के तहत V इज इक्वल टू आई आर है, तो ये डिक्रीज़ करना चाहिए, और सारे केसेस में डिक्रीज़ ही दिखा रहा है। अभी हमें एक और बात पता नहीं चली, तो इसके देख लेते हैं। अब इसकी जगह पे R इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आई, R की जगह पर लिख देते हैं रेजिस्टिविटी L/A। तो L क्या, A जैसे जैसे डिक्रीज़ कर रही है तो वेलोसिटी जो है उसकी, ए जैसे जैसे डिक्रीज़ कर रहा है, और वेलोसिटी को क्या होना चाहिए, उतना उस क्रॉस सेक्शनल एरिया में ज़्यादा होना चाहिए, सॉरी वोल्टेज को उस जगह पे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये है V/D का ग्राफ, V/D का ग्राफ है, जिसका मतलब है V/L का ग्राफ है, और इन दोनों को हम कांस्टेंट रखेंगे, और 1/A ये यानी कि ये डिक्रीज़ कर रहा है, तो इसका क्या होगा, इंक्रीज़ करना चाहिए, यानी कि ग्रेडियंट इंक्रीज़ करना चाहिए, ठीक है।
अब ग्रेडियंट इंक्रीज करना, ग्रेडियंट इंक्रीज यानी कि इसके अंदर ग्रेडियंट बड़ा होना चाहिए, इसका बड़ा होना चाहिए, फिर इसका ग्रेडियंट उस दरमियाना होना चाहिए, फिर इसका ग्रेडियंट छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको देख लेंगे कि किधर क्या क्या है। ये तो ये ग्रेडियंट सेम है, इधर भी ग्रेडियंट सेम है, जिसकी वजह से ये नहीं होगा। नाउ अब मैंने क्या किया, पहले में ग्रेडियंट ज़्यादा होना चाहिए, इसमें ग्रेडियंट ज़्यादा नहीं, इसमें कम है, फिर इसमें ज़्यादा, इसमें कम है, इसमें वो हो रहा है, इसमें जो है, बल्कि मैंने एक बात उल्टी बोल दी है कि इसमें ग्रेडियंट को छोटा होना चाहिए, क्योंकि एरिया जितना बड़ा है उतना ये कम होगा ग्रेडियंट, तो इस वजह से हमारा पहला पहला ग्रेडियंट छोटा होना चाहिए, ये नहीं होगा, जिसकी वजह से ये तो बड़ा ग्रेडियंट है ना, ये स्टीपर है, ये लेस स्टीपर है, ये भी मोर स्टीपर है। मैंने ये बात ज़रा उल्टी बोल दी है। जब ये बड़ी होगी, ए बड़ा होगा, तो ये ग्रेडियंट छोटा होगा, मतलब लेस स्टीपर होगा, तो ये लेस स्टीपर, फिर उससे ज़्यादा स्टीपर, फिर उससे ज़्यादा स्टीपर, तो ये होगा। ठीक है, नाउ टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ along acts along the edge of the rectangular metal plate as shown. Metal plates have length a and width b, which is torque about the moment p. Torque क्या होती है, f into perpendicular distance। ठीक है, अब इसमें परपेंडिकुलर, अब हम इसमें फोर्स है, फोर्स के परपेंडिकुलर में डिस्टेंस है ये वाला b है, और ये ए को देखेंगे अगर, तो ए के पैरेलल में है, तो ये तो नहीं होगा, इस वजह से एफ वाला एफ इंटू बी होगा, तो ये होगा। ठीक है, और ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये और ये डिस्टेंस आपस में ये हैं, इनका बेशक इतना होगा, लेकिन ये कोई ऐसी वैल्यू होगी कि फॉर एग्जांपल b/3 होगी, ये उतना डिस्टेंस है और ये ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो इस वजह से बी होगा। नाउ the resultant force on the raindrop of the mass m falling vertically with the velocity is given by the equation this, where k is constant and g is the gravitation acceleration of free fall. The falling raindrop eventually reach a terminal velocity। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी रीच कर जाएगी एक जगह पे, टर्मिनल वेलोसिटी, अब अगर टर्मिनल वेलोसिटी ने रीच कर गया है तो एफ़ क्या है, एफ़ नेट है 0, तो मतलब के वी स्क्वायर, अगर हम इसको रीच करें तो एम जी और के वी स्क्वायर एक दूसरे के इक्वल होगा। नाउ टर्मिनल वेलोसिटी और उसका ग्राफ आ गया है, मतलब ठीक है, अगर आप इसे देखें तो ये अगर हम इसको वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी पे ग्राफ, इनको बाकी सारे को इग्नोर कर दें, तो v इज इक्वल टू एम का हमारे पास ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ कौन सा होगा, मैंने आपको पीछे भी बताया है कि स्क्वायर रूट में क्या होता है, ग्रेडियंट जी ये लेस स्टीपर होता जाता है, तो मतलब या ये होगा या ये होगा, ये तो नहीं होगा, ना ये होगा। और अच्छा, ग्राफ को स्टार्ट किधर से करना चाहिए था, ग्राफ को स्टार्ट करना चाहिए था ओरिजिन से, क्योंकि के वी स्क्वायर, इसमें अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाऊँ, वी इज इक्वल टू ये ऐसे है एम जी ओवर के, तो इसमें कोई भी प्लस सी नहीं आ रहा, यानी कि 0 आ रहा है, जिसकी वजह से मेरा ओरिजिन से स्टार्ट करना चाहिए था, ए होगा हमारा, तो ये नहीं होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, इसमें क्या होगा, वट द एचिल्स टेंडन इन द रैबिट्स लेग, ये कोई एक मसल होते हैं, इज स्ट्रेच विद द रैबिट जंप, द ग्राफ शोज द एक्सटेंशन ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंडन्स। ओके, व्हाट इज स्ट्रेन एनर्जी इन द टेंडन व्हेन द एक्सटेंशन इज 400 न्यूटन। ठीक है, इनिशियली कितना होगा, इतना है, तो मतलब हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए, तो ये कितना है, ये है 35 होगा, ये 35 है, तो मतलब 1/2 इंटू एफ एक्स। ठीक है, तो इसका हमारे पास क्या होगा, और 1/2 इंटू, अब हमारे पास एफ में 400 है और एक्स हमारे पास कितना है, मिलीमीटर में है, और हमारे पास
37 माइनस 35 कितना होता है? 37 माइनस 35 इंटू 10⁻³ तो हमारे पास इसका क्या आंसर आएगा? 2 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 400 डिवाइड बाय 2 हमारे पास आ रहा है 0.4 जूल, ये आ रहा है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, अ लाउड स्पीकर इज सेट अप एट द ओपन एंड ऑफ अ क्लोज ट्यूब कंटेनिंग पाउडर, ठीक है। When a loudspeaker produces a sound of frequency this, a stationary wave is produced in the tube. The powder gathers at the nodes of the stationary wave as shown. ठीक है। अब क्या होगा हमारे पास? अब हमारे पास होगा ये कि हमारे पास क्या होगा, जब ये बन चुका होगा हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? नोड होगा और यहाँ पे क्या होगा? एंटी नोड होगा। तो हमारा ग्राफ किस तरह बन रहा होगा? हमारा जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ठीक है। मतलब ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। नाउ अब हमने ये देखना है कि वो क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ द साउंड इज दिस। मतलब हम पहले लैम्डा निकाल लेते हैं v/f से। तो हमारे पास लैम्डा क्या आएगा? खड़े, हमारे पास लैम्डा आएगा, हमारे पास v कितना है? 336 डिवाइडेड बाय f कितना होगा हमारे पास? 1200। तो हमारे पास लैम्डा क्या आएगा? 336 डिवाइड बाय 1200 0.28। अच्छा, अब हमारे पास x हमने निकालना है। तो x में हमारे पास देखें कि कितना लैम्डा है, 1 और 1.5 होगा। ये मैंने ज़रा रफ बनाया है, इसको ज़रा मैंने रफ कर दिया। खड़े, ये क्या हुआ है? ये ज़रा है वो रिरेस हो गया था। 336 डिवाइड बाय 1200 इज इक्वल टू 0.28। तो ये मैंने ग्राफ ज़रा रफ बनाया हुआ है, ये ऐसे और ये 1.5 इधर, ये इधर जाना था ये वाला। तो ये कितना होगा? 3/2 लैम्डा इज इक्वल टू x, ऐसे होगा ना। तो आंसर क्या, हाँ सेंटीमीटर में आ रहे हैं। तो फिर हम पहले इसको करके देखते हैं कि x कितना आ रहा है। इंटू 1.5 डिवाइड बाई 10⁻⁻²। तो हमारा आ रहा है 42। तो ये था हमारा आखिरी P1 फिज़िक्स डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मई जून 2026 के बैच के लिए आखिरी सेशन। तो उम्मीद है कि आपका पेपर अच्छा होगा, इंशाल्लाह अच्छा होगा, इजी आएगा पेपर। आप ये पूरा डिफ़िकल्ट सेशंस की जो जितने भी मैंने ये पेपर्स करवाए हैं, ये कितने 59 पेजेस के हैं, सारे 2020 से लेकर 2023 तक हैं मेरे ख्याल से। तो ये सारे आपके पास आ जाएंगे। अगर आपको चाहिए होंगे मैं आपका डिस्क्रिप्शन पे लिंक लगा दूँगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, मेरे लिए दुआ किया करें। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।